So hello guys, welcome back to my channel HK Official. Yes, I'm finally there with you with BEE unit number 6 one shot, that is work power and energy and batteries. So लास्ट यूनिट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसके पहले के सारे यूनिट्स जो है वो आपको वन शॉट में मिल जाएंगे इस चैनल पे। मैंने प्लेलिस्ट के अंदर सब वन शॉट एसएमई BEE फिजिक्स सबके जो है वन शॉट वो अवेलेबल करके रखे हैं। तो आपको जो भी यूनिट चाहिए आप उसकी प्लेलिस्ट में जाइए एंड आपको उन सबके वन शॉट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने मतलब जितना सोचा था मैंने 3 सब्जेक्ट का एटलीस्ट सब सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया इस चैनल पे। एंड येस, आपके एंड सेम के लिए मैंने आई थिंक मोर देन 80% जो है सब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो बस आपको बस यही वन शॉट्स को रेफर करना है। मैंने नोट्स भी आपको दे दिए हैं, तो बस आप बस इन्हीं पे फोकस करिए एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज करिए, तो आपको एंड से बहुत इजी जाएंगे। एंड येस, ये वाला यूनिट जो है ये लास्ट होगा। एंड अगर आपको आगे कोई और चीज़ एक्सपेक्टेड है या फिर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ आप बोल रहे हो या कोई और सब्जेक्ट का आपको चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ एंड येस, आई वैल्यू योर कमेंट्स। तो जितना ज़्यादा हो सके आई रिप्लाई ऑल्सो। तो बस आपको बस क्या कहते हैं, सपोर्ट दिखाना है, नथिंग एल्स। आई नीड दैट सपोर्ट ओनली फ्रॉम यू। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मतलब कुछ बैटरीज के बारे में हमें पढ़ना है, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ये मतलब टेम्परेचर के साथ इनका बिहेवियर पढ़ना है एंड नथिंग एल्स। ज़्यादा बड़ा यूनिट भी नहीं है, बट येस थोड़े डेरिवेशंस हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। तो बस आप इतना ही करके जाइए एंड येस, यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स इन दिस यूनिट एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। तो मैंने इसके अंदर मतलब दोनों भी नोट्स के अंदर दोनों भी टाइप के नोट्स जो है ना वो अवेलेबल रखे हैं। लाइक प्रिंटेड नोट्स भी हैं, कुछ मैंने हैंड रिटन में जो डेरिवेशंस है ना, आई प्रेफर कि आप हैंड रिटन डेरिवेशंस ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, प्रिंटेड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मेरे पास थे प्रिंटेड भी, लेकिन मैंने उसकी जगह अपने हैंड रिटन नोट्स ही रखे हैं, तो आपको अच्छे से समझ जाएगा डेरिवेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन आता है, लाइक विद द नीड स्केच एंड एग्जाम्पल शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कॉमन एंड स्पेशल एलॉयज। यानी कि हमें चेंज इन टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, तो हमें इस केस में मेटल के लिए पूछा जा सकता है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कॉमन एंड स्पेशल एलॉयज। तो इनके ऊपर जो है शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड होता है। तो मैंने एज अ क्वेश्चन ही इसको लिखा है। एंड देन आप देख सकते हो कि प्योर मेटल्स, लाइक फॉर एग्जांपल हम पहले अगर कंडक्टर्स का देखें तो उसमें क्या थ्योरी आ जाती है, देखो आई विल रीड आउट फॉर यू। सो द कंडक्टर हैज मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन सच अ कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस सम वोल्टेज, ions get formed inside it and the electrons which are moving randomly will get aligned in certain direction. At low temperature, ions are stationary, but as soon as temperature increases, the unmovable ions gain energy and start oscillating about their mean position. More the temperature, more will be the magnitude of oscillation. This will cause obstruction to flow of free electrons, which lead to increase in resistance. So in case of conductor, with increase in temperature, its resistance will increase. The important statement. So the conductors have a positive temperature coefficient of resistance. Examples gold, silver, copper, etc. तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो कंडक्टर लाइक गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, दे हैज लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये कंडक्टर को वोल्टेज के जरिए कनेक्ट करते हैं, अंदर आयंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव, बट व्हेन इट्स कोल्ड आयंस स्टे स्टिल। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है, आयंस एनर्जी गेन करते हैं और वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस, जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो को रोक सकती है ना, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। इससे रेजिस्टेंस बढ़ता है एंड इसीलिए कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने बहुत सिंपली बताया आपको क्यों जो है रेजिस्टेंस कंडक्टर की जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। तो आपको जो है ये थोड़ी बहुत जो थ्योरी है वो मतलब दिमाग में रखनी है। एंड द मेन थिंग इज रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का बढ़ता है और वी कैन से इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो कंडक्टर्स में हमें इतना ही याद रखना है। अदरवाइज ये ग्राफ आप देख सकते हो जिसमें हमें क्या नजर आ रहा है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये चलो ये एट द एंड देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ एक बार में इंक्लूडेड है फॉर ऑल सेमीकंडक्टर्स, प्योर मेटल्स, एलॉयज एंड ऑल। तो चलो पहले इंसुलेटर देख लें हम। तो इंसुलेटर में क्या है, इन इंसुलेटर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज लेस। कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो कंडक्टर्स में क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर,
right? So with increase in temperature, vibration of ions will increase, but simultaneously the electrons from the atoms gain extra energy and get escaped from their parent atoms and become available for conduction. This reduces the resistance of insulating material. So in case of insulator, with increase in temperature, its resistance will decrease. The insulators have negative temperature coefficient of resistance, example carbon, mica, rubber, plastic, etc. तो अब मैं आपको इसको सिंपल करके बताऊं तो इंसुलेटर्स लाइक रबर और प्लास्टिक दे हैव फ्यूअर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आयंस की वाइब्रेशंस भी इंक्रीज होती है, लेकिन साथ ही एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करते हैं और अपने पेरेंट एटम से निकल के कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, सो इससे इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इंसुलेटर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों के कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो कंडक्टर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे? कंडक्टर में। वैसे ही अगर हम इंसुलेटर में देखें तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रीजन, एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रख लो। ओके, तो चलो अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो सेमीकंडक्टर के अंदर देखो, एट लो टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज हाई, यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो रेजिस्टेंस क्या है सेमीकंडक्टर का? हाई है। बट डोमिनेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर गिव्स एडिशनल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन वैलेंस बैंड. These electrons cross over the narrow energy gap and enters into conduction band. So in case of semiconductor, after certain rise in temperature, the resistance drastically reduces to small value and remains constant thereafter. Examples silicon and germanium. तो अभी यहाँ पर देखो सेमीकंडक्टर्स में क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। इनिशियली दे हैव हाई रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर, हमने देखा, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जो वैलेंस बैंड में होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नैरो एनर्जी गैप क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं एंड इससे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एक पॉइंट के बाद टेम्परेचर के इंक्रीज से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है और वी कैन से कि कांस्टेंट रहने लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो ग्राफ है तो सेमीकंडक्टर का ग्राफ कैसे जा रहा है ना, तो सबसे अलग ग्राफ हो जाता है सेमीकंडक्टर का, क्योंकि एक पॉइंट के बाद क्या होता है टेम्परेचर के इंक्रीज से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है और कांस्टेंट रहने की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है सेमीकंडक्टर के अंदर। सो आई होप आपको समझा होगा। चलो अब एलॉयज देखते हैं। So the resistance of common alloys such as bronze, brass, steel increases as the temperature increases, but the rate of increase is very small. In special alloys, an increase in temperature not only causes an obstruction to the electron movement, but also compensates for this by increase in number of free electrons, where the number of free electrons is about equal to the obstruction to the thermal energy gained. The temperature change may have very little effect on resistance. Example manganese, यूरेका, ये very most important जो है ना नेम्स है, ये आप याद रख लो, मैंगनीन, यूरेका, because they show almost no change in resistance with the change in temperature. So such a types of alloys are used to make resistance boxes. तो एलॉयज जैसे कि ब्रॉन्ज, ब्रास और स्टील में जनरली टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल एलॉयज में ये जो इंक्रीजमेंट है या फिर इंक्रीमेंट है ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो इन स्पेशल एलॉयज में जब टेम्परेचर बढ़ता है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को नहीं रोकता बल्कि और भी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देता है जो कि टेम्परेचर के इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर लगभग थर्मल एनर्जी के ऑब्स्ट्रक्शन के बराबर हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने जैसे कि आपको बताया मैंगनीज और यूरेका, इनमें टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस मतलब बहुत कम बदलती है और वी कैन से कि बहुत मतलब नो चेंज ही हम उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एलॉयज को रेजिस्टेंस बॉक्सेस बनाने में यूज़ किया जाता है क्योंकि इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के चेंज पर ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा ये एलॉयज का, ठीक है। तो आई होप ये समझा होगा। चलो अब देखो मैं ग्राफ आपको बता देती हूँ। तो ग्राफ में आप देख सकते हो प्योर मेटल्स, इनमें क्या हो रहा है टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है हमारी
रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, एलॉयज में भी इंक्रीज हो रही है बट नॉट एज कम्पेयर टू कंडक्टर, थोड़ा सा कम हो रहा है, राइट। एंड सेमीकंडक्टर का तो मैंने आपको बता ही दिया, उसका अलग ही मतलब ग्राफ होता है। एंड स्पेशल एलॉयज की लाइन सेम है बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट दे आर स्टेबल, टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो देयर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। एंड इंसुलेटर्स का क्या होता है, तो इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज होने से तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो फिर इंसुलेटर्स का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो आपको समझ गया कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, देन सेमी कंडक्टर्स एंड एलॉयज, ठीक है। तो इस पे शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है, आपको कोई भी पूछ सकता है या एलॉयज के बारे में एक्सप्लेन करो, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, तो अब मैंने आपको सब दे दिया, आप सब मतलब एक बार रीड आउट कर लो, इट्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वन, डिफाइन रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर आ रहा था ना बार बार कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो ये क्या होता है, चलो देखते हैं। RTC इसका शॉर्ट फॉर्म है एंड स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच RTC डिपेंड्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें हमें डिफाइन करना है RTC एंड देन ऑफ कोर्स डिफाइन करेंगे तो वी हैव टू स्टेट वन फॉर्मूला एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी हैव टू शो कि वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। RTC इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओहम इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि RTC दैट इज रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है या इंक्रीज होता है तो किस लिमिट तक किसी चीज़ का रेजिस्टेंस बढ़ता है, ओके। तो ये मेजर किया जाता है कि हर डिग्री टेम्परेचर चेंज के लिए इनिशियल रेजिस्टेंस में मतलब पर ओम कितनी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। डेफिनेशन याद रख लो, इट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओम इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको अल्फा से जो है डिनोट करते हैं, किसको, RTC को। तो अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 T। तो ये RT क्या है, तो ये है रेजिस्टेंस मतलब जिसका अभी हमारे पास एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और R0 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी जो रेजिस्टेंस है उसको हम माइनस करेंगे विद द इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला फॉर RTC एंड यूनिट क्या होगा, तो यूनिट में आप देख सकते हो ओम अपॉन ओम डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाता है 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, तो इसका यूनिट हो जाता है पर डिग्री सेल्सियस। आई होप इट इज क्लियर, वेरी क्लियर टिल नाउ, ठीक है। तो बस अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग RTC। तो फर्स्ट क्या आ जाता है फैक्टर, टाइप्स एंड नेचर ऑफ मटेरियल, जिसमें आप देख सकते हो कंडक्टर्स, जनरल एलॉयज विल हैव positive temperature coefficient, insulators and semiconductors will have negative temperature coefficient, special alloys example manganese यूरेका will have zero temperature coefficient। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी चलो टेम्परेचर का भी मैं आपको बता दूं, चेंज इन टेम्परेचर चेंजेस RTC। तो सिंपल लैंग्वेज में RTC यानी जो भी रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ये काय पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, ठीक है। कंडक्टर्स जैसे रेगुलर एलॉयज ज़्यादातर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, राइट। हमने क्या देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है कंडक्टर्स में, तो जब ये इंक्रीमेंट है तो हम बोल सकते हैं कि दे हैव पॉजिटिव कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंडक्टर्स एंड जनरल एलॉयज विल हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इजी। एंड देन जबकि इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जनरली रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, तो व्हाट वी कैन से दे आर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, है ना, सिंपल। अब कुछ स्पेशल एलॉयज हैं जैसे यूरेका और मैंगनीज, इनमें ऑलमोस्ट कोई चेंज ही नहीं होता ना, तो वी कैन से दैट दे हैव जीरो कोएफिशिएंट, दैट इज जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और एक चीज जो RTC को अफेक्ट करती है वो क्या है, टेम्परेचर, जो मतलब चेंज इन टेम्परेचर वी कैन से, तो ज़्यादा टेम्परेचर का अगर चेंज होगा तो उतना ही ज़्यादा RTC की वैल्यू होगी। तो यही जो है फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या, हमारा RTC, है ना, बहुत सिंपल है, जस्ट मैंने बहुत इजी करके आपको बताया है। तो टाइप एंड नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ये दो पार्ट्स आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग RTC के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर अब तक कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैं आपको बता दूं, इस यूनिट के अंदर दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, बस दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं एंड वो दोनों मैं अभी आपको कराने जा रही हूँ, ठीक है। तो आप अपना फोकस लेवल बढ़ा दीजिए एंड यस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप देखो तो आपको हर PYQ में ये जो है ना डेरिवेशंस ये अवेलेबल है। तो आप देखो
क्या है, विथ यूजुअल नोटेशंस डिराइव द एक्सप्रेशन अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1, या फिर ये अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। चलो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखो ऐसे बोलता है, प्रूव दैट अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू दिस, देन अल्फा, मतलब एक ही है लेकिन उसको रीअरेंज कर करके पूछा जाता है। तो हमें मतलब एक ही जो है हमें डेरिवेशन करना है, लेकिन देखते हैं कि उसके कितने ज़्यादा फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ये जो है अल्फा 1 अल्फा 2, जब ये आपको डेरिवेशन आ जाए ना तो आपको यही डेराइव करना है। देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताऊँ तो यहाँ से जो है हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो सपोज करो ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एंड उसका रेजिस्टेंस R1 है, ओके, एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस R1 है एट T1 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज टू T2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसका इनिशियली टेम्परेचर क्या था, T1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब हमें उसको इंक्रीज करना है टू T2 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, अब जो मैंने ये फर्स्ट जो लिखा है ना इक्वेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो RT2 इज इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा T T2 माइनस T1। तो ये इक्वेशन कैसे आया, तो ये इक्वेशन हमने किससे बनाया, वही जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बोला, क्या, सपोज दैट कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस R1 एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज टू T2 डिग्री सेल्सियस एंड देन इट लेट इट्स रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस बी RT2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब T2 और T1 R के साइड में लिखने से अच्छा हम क्या लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T और वी कैन अल्फा 1 T2 माइनस T1। ठीक है, तो आप यहाँ से कंसीडर करो इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा किसके लिए, फर्स्ट जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताया। तो क्या याद रखना है आपको, R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1, ये आपको याद ही रखना है, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो बस ये दो जो इक्वेशन है ना आप याद रख लो, उसमें से भी एक याद रख लो, दूसरा जो है वो उसी के हिसाब से आ जाता है। तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। ठीक है, अब क्या करना है, द सेम कंडक्टर इज नाउ कूल्ड फ्रॉम T2 डिग्री सेल्सियस टू T1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा, द रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय दिस, दैट इज R1 इज इक्वल टू R2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू इन ब्रैकेट T1 माइनस T2, दैट इज इक्वेशन 2। यानी कि जहां पर इक्वेशन 1 में आपने 2 लिखा है वहां पर 1 लिख दो, जहां 1 लिखा है वहां पर 2 लिख दो। तो बस यही जो है दो इक्वेशंस हमें फॉर्म करने हैं। ठीक है, दो इक्वेशंस ये हमें जो है इंपॉर्टेंट है और इनको ही हमें फॉर्म करना है। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, आगे आपको क्या करना है, देखो जो इक्वेशन 2 है ना, आपको R1 की वैल्यू मिल गई है, बस ये R1 की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में जो R1 है ना उसकी जगह प्लेस करनी है या फिर सब्सटीट्यूट करनी है। आई होप आपको समझा होगा। तो देखो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, R2 इज इक्वल टू R1 क्या है, R2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 T1 माइनस T2। तो बस वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, और जो इक्वेशन 1 में पहले से था दैट इज 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1, वो भी एज इट इज लिख दिया। टिल द टाइम क्लियर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो, आपको बहुत ईजी लगेगा ये इक्वेशन। ठीक है, ये डेरिवेशन। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो R2 और R2 दोनों भी कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों साइड से, या फिर आप ऐसा समझ लो कि राइट साइड से R2 लेफ्ट साइड में आएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो R2 और R2 कैंसल होके 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो 1 मिला है एंड यहाँ से क्या आपको ये देखो जो राइट साइड में है ना 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1, ठीक है, उसको डिनोमिनेटर में लेके आना है। ठीक है, रिमेंबर द स्टेप्स। आप 1 प्लस अल्फा 2 इसको आएगा आंसर उससे भी, लेकिन what I am telling you it is the easiest way to give the perfect derivation। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो R2 अपॉन R2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन यहाँ से आपको क्या लेना है, 1 प्लस अल्फा 1 इंटू T2 माइनस T1, वो वाला पूरा टर्म लेके डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, तो राइट साइड में क्या बचा, 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 2 T1 माइनस T2। ठीक है, ये बचा। अब क्या करना है, देखो बहुत सिंपल, जो राइट साइड में 1 है ना उसको हमें लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो क्या मिल जाएगा हमें, -1 मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1 -1 इज इक्वल टू अल्फा 2 T1 माइनस T2। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अब क्या करना है, तो आपको देखो मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो -1 हमने लिखा था ना, तो बस इसका हमें डिनोमिनेटर सेम रख करना है एंड ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हमारा 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। तो हमें देखो क्या मिलता है, आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो लेफ्ट साइड में। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको राइट साइड में क्या करना है, अल्फा 2 रखना है, और जो T1 माइनस T2 है वो भी राइट साइड में आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आपको सिर्फ एक साइड में या फिर राइट साइड में आप कह सकते हो सिर्फ अल्फा 2 को रखना है, एंड यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो जो T1 माइनस T2 राइट साइड में था उसको भी लेफ्ट साइड में लेके आना है। आई होप सिंपल है अभी तक। ठीक है,
तो हमें क्या मिल जाता है, माइनस अल्फा वन इंटू माइनस टी वन माइनस टी टू अपॉन 1 प्लस अल्फा वन टी टू माइनस टी वन इंटू टी वन माइनस टी टू। तो यहाँ पर से टी वन माइनस टी टू जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, अल्फा वन अपॉन 1 प्लस अल्फा वन टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू अल्फा टू। ठीक है, अब इसी को हमें जो है रीअरेंज कर देना है। तो यहाँ पर देखो अल्फा वन अपॉन अल्फा टू, ठीक है, ये वाले फॉर्मेट में हम लेकर आएंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, वही बस रीअरेंज ही करना है, आपका डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अल्फा वन अपॉन अल्फा टू इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा वन टी टू माइनस टी वन, लेकिन ज्यादातर ये वाला एक्सपेक्टेड होता है जो कि मैंने बॉक्स में किया है। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, अल्फा टू को राइट साइड में लेके जाओगे तो वो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा वन क्या मिलेगा, अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू प्लस अल्फा वन अल्फा टू इन ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन। ठीक है, एंड अब वापस से अब अल्फा टू को आप लेफ्ट में लेकर आओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो सिंपली हमें जो है डिफरेंस मिल जाएगा किसमें, अल्फा वन और अल्फा टू के अंदर। तो हमें क्या प्रूव हो जाएगा, अल्फा वन माइनस अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा वन इंटू अल्फा टू इंटू टी टू माइनस टी वन। बस आपका डेरिवेशन यही कंप्लीट होता है ना, बहुत सिंपल। बस आपको दो इक्वेशन फॉर्म करने आना चाहिए। ठीक है, तो बस ये दो इक्वेशन फॉर्म कर लिया आपने, उसके बाद तो आपका बस मतलब इधर से उधर करने का ही काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर मतलब जस्ट रीअरेंजिंग का काम है ना, है बहुत सिंपल। वापस से मैं आपको बता देती हूँ एक बार के लिए, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना इसको आप भूल जाओ। स्टार्ट आपका ऐसे करोगे तो यहाँ से R2 और R1 जहाँ पर मैंने लिखा है ना यहाँ से, तो मैंने आपको फर्स्ट के लिए कंडीशन क्या बताई है कि सपोज दैट कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस R1 एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस, और अभी हमें क्या करना है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है T2 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमारा रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा वन T2 माइनस T1। ठीक है, नेम इट एज इक्वेशन 1। उसके बाद बस आपको क्या करना है, जहाँ पर 2 लिखा था वहाँ पे 1, जहाँ पर 1 लिखा था वहाँ पे 2, बस इतना करना है। तो क्या मिल जाएगा आपको सेकंड इक्वेशन, R1 इज इक्वल टू R2 1 प्लस अल्फा टू T1 माइनस T2। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने वही सेम कंडक्टर को कूल डाउन किया फ्रॉम T2 टू T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जो ये सेकंड इक्वेशन है R1 की जिसमें हमें वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देना है। तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन R2 इज इक्वल टू R2 1 प्लस अल्फा टू T1 माइनस T2 एंड देन अदर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा वन T2 माइनस T1। अब क्या करना है हमें, R2 और R2 दोनों साइड में सेम है तो वो कैंसिल होकर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो 1 अपॉन, अब कौन सा वाला टर्म आप लेकर जाओगे, तो 1 प्लस अल्फा वन T2 माइनस T1, वो राइट वाला जो टर्म है ना वो लेकर जाओगे आप डिनोमिनेटर में। तो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा वन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, जो एज इट इज बचा हुआ है राइट साइड में, दैट इज 1 प्लस अल्फा टू T1 माइनस T2। अब जो राइट साइड में 1 है उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1। अब बस उसको जो है हमें लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस अल्फा वन इंटू माइनस T1 माइनस T2, माइनस जो है कॉमन निकाल लिया क्योंकि हमें जो है कैंसल आउट करना था T1 माइनस T2 के साथ, तो वो टर्म कैंसिल हो गई। राइट साइड में हमने सिर्फ अल्फा टू रखा एंड देन अल्फा वन अपॉन 1 प्लस अल्फा वन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू अल्फा टू। ये जो है इक्वेशन फॉर्म हो गया है एंड देन बस अब इसको रीअरेंज करके जिस फॉर्मेट में हमें प्रूव करने बोला है ना, बस उस फॉर्मेट में लेके आना है एंड हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको बहुत इजीली समझा होगा ये। ठीक है, चलो उसके बाद जो सेकेंड डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बाद। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये क्या आता है इसमें, देखो, डिफाइन इंसुलेशन रेजिस्टेंस, डिराइव इक्वेशन फॉर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल कोर केबल। यानी कि अभी हमें क्या करना है, एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस का इक्वेशन डिराइव करना है फॉर अ सिंगल कोर केबल। तो पहले तो आप समझ लो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या है, एक इंसुलेटिंग जो मटेरियल होता है ना वो कितना अच्छा काम करता है करंट को स्टॉप करने में, यही होता है क्या, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अभी आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं एक ऐसी बात है कि जो लीकेज करंट को रोकने में मदद करता है। इससे आर आई क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो आप रिमेंबर कर सकते हो RI, तो इससे RI क्या बोलते हैं, इसको डिनोट करा जाता है RI से, और इसे ओम में मेजर किया जाता है, यानी कि इट इज मेजर्ड इन ओम। मैथमेटिकली हम देखते हैं आगे कैसे ये हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास इसमें आगे भी डेरिवेशन है तो आप वो देख सकते हो। सिंपली इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है, तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल कितना इजीली जो है
करंट को स्टॉप करने में हेल्प करता है, दैट इज नथिंग बट इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो अभी यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, मतलब इन द स्टार्टिंग ऑफ डेरिवेशन आप ये डायग्राम बना दो तो इट विल बी वेल एंड गुड फॉर यू। सिंपली क्या बनाया है हमने, एक सिंगल कोर केबल को जो है वो बनाया है, ठीक है। उसके बाहर का जो आउटर सरफेस है आप उसको इंसुलेटर नेम कर दो, और इनसाइड का जो मतलब कोर में है वो क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। बाकी जो आप देख सकते हो R1 और R2 अलग अलग रेडियस को जो है हमने लिखा है। तो बस ये रेडियस ऑफ कंडक्टर एंड ऑल। तो बस अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करने आना चाहिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन मिल जाएगा, दैट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंसुलेटर टू द फ्लो ऑफ लीकेज करंट। यानी कि एक लीकेज करंट हो रहा है एंड उसको हमें स्टॉप करना है, या फिर कितना रेजिस्टेंस हम उसको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इंसुलेशन रेजिस्टेंस। चलो मैं आपको याद करवाऊं, तो कैसे याद करोगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये वर्ड है, राइट। तो आप पीछे से चलो, क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। तो आपको पहले रेजिस्टेंस वर्ड लिखना है, ठीक है, ऐसे याद रखो। ऑफर्ड बाय इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेशन से याद रखो इंसुलेटर। तो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंसुलेटर टू द फ्लो ऑफ लीकेज करंट, है ना सिंपल। तो बस आई होप आपको याद भी हो गया होगा। चलो, इन ऑर्डर टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इंसुलेशन रेजिस्टेंस RI, जैसे मैंने आपको बताया इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं, तो RI, वी हैव टू कंसिडर अ स्मॉल सेक्शन ऑफ रेडियस R ऑफ द केबल। तो हमें स्मॉल सेक्शन जो है उसका कंसिडर करना होगा, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया। चलो, लेट द थिकनेस ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन बी DR। देखो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है, सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हो, तो R भी मेंशन्ड है और DR भी मेंशन्ड है, दैट इज द स्मॉल सेक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है। तो बस यही हमें क्या निकालनी है अब थिकनेस के लिए। तो ये है, लेट द थिकनेस ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन बी DR फॉर स्मॉल लीकेज रेजिस्टेंस DRI। तो अभी हमें DRI निकालना। तो हम DRI कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, देखो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, राइट, ρL/A। बस वही वाला बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। बस क्या लिखना है आपको, तो DRI इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी दैट इज ρ इनटू लेंथ अपॉन एरिया। लेकिन अब आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर लेंथ और एरिया के जगह पे क्या प्लेस करना है, ठीक है। तो DRI इज इक्वल टू ρ। अब लेंथ की जगह आपको क्या लिखना है, तो DR लिखना है, दैट इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ R, ठीक है। और एरिया के जगह पे आपको क्या लिखना है, देखो सब यहाँ पर ही जो है ना सब मिस्टेक कर देते हैं, तब क्या लिख देते हैं πr², बट आपको रिमेंबर रखना है, आपको क्या लिखना है 2πrl, दैट इज द सर्कमफरेंस होता था ना, बस केबल के लिए, कोर ऑफ केबल। तो बस यही आपको याद रखना है, क्या है एरिया 2πrl, ओके। बस अब यहाँ पर L क्या है, तो लेंथ ऑफ केबल है, R1 रेडियस ऑफ कंडक्टर एंड R2 विल बी द रेडियस ऑफ टोटल रेडियस ऑफ कंडक्टर। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमें जो है इंटीग्रेशन लेना है ऑफ DRI, जो हमने यहाँ पर DRI निकाला था, बस उसका इंटीग्रेशन लेना है फ्रॉम R1 टू R2। तो R1 है रेडियस ऑफ कंडक्टर और R2 है टोटल रेडियस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। सो द टोटल इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर RI कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग DRI फ्रॉम R1 टू R2, है ना सिंपल। तो यहाँ पर आपको टोटल RI क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इंटीग्रेशन R1 टू R2 DRI। तो यहाँ पर DRI की जगह आप जो है यहाँ पर जो हमने निकाला था ρ इंटू DR अपॉन 2πrl, बस वही सब्सटीट्यूट कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, ρ DR अपॉन 2πrl। अब देखो यहाँ पर, तो ρ और 2πl ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम R1 से R2 जा रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमें सिर्फ रेडियस को कंसीडर करना है। तो बस हमारे जो इंटीग्रेशन में है DR अपॉन R बचेगा, ठीक है। बाकी जो कांस्टेंट है वो हम बाहर निकाल देंगे, दैट इज ρ अपॉन 2πl। अब ρ अपॉन 2πl, अब 1 अपॉन R का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, राइट। तो बस वही, अब बट यहाँ पर आपको रिमेंबर रखना है कि log ही R, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे log ही R एंड देन आपके जो R1 एंड R2 है वो लिमिट्स एज इट इज। अब आप जो है लिमिट्स को भी पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ρ अपॉन 2πl जो है वो तो कांस्टेंट है, log ई R2 माइनस log ई R1। अब यहाँ पर log ई का, log की जो प्रॉपर्टी है माइनस में, तो वो डिवाइड हो जाता है ना, तो R2 अपॉन R1, बस खत्म आपका डेरिवेशन, है ना, कितना सिंपल। बस यही आता है आपको डेरिवेशन, कितना इजी है। तो बस आपको जो है इंटीग्रेट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ρ अपॉन 2πl log ही R2 अपॉन R1, ओ हम खत्म। यही होता है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, है ना, बहुत सिंपल। बस कितना इजी है, जस्ट आपको ये वाला फॉर्मूला ही फॉर्म करना है, नथिंग एल्स, एंड देन आपको उसको इंटीग्रेट करना है एंड देन आपको ये मिल जाएगा। एंड यस, ये जो है ना आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज
यूज़ होता है, ठीक है। एंड ये बता दूं, मैंने इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल्स अपलोड मतलब नहीं लिखे हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स भी चाहिए तो बस 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स ही हैं, लाइक वर्क पावर एनर्जी पर हो जाता है न्यूमेरिकल, फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हो जाते हैं। तो मैंने इसमें यूनिट में इंक्लूड नहीं करे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी उस न्यूमेरिकल्स के ऊपर, यूनिट 6 के, अगर आपको चाहिए होंगे तो ही, बिकॉज माई हेल्थ इज़ नॉट दैट गुड कि मैं अब सभी चीज़ ले पाऊँ। तो बस आपको अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल टेक ऑन डिफरेंट वीडियो ऑन इट। तो बस यहाँ पर हो जाते हैं हमारे दोनों डेरिवेशंस खत्म, जो कि मैंने आपको बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो अल्फा 1 अल्फा 2 वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस का। तो आई होप आपको समझा होगा। चलो अब सेकेंड पार्ट ऑफ द यूनिट, दैट इज बैटरीज, ठीक है। तो बैटरीज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले तो सिंपल बेसिक टर्म्स है जिसमें हमें सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स और बैटरी को पढ़ना होगा। उसके बाद जो है हमें सिर्फ 2 बैटरीज है जो कि पढ़नी है, लीड एसिड बैटरी है और लिथियम आयन बैटरी है। तो बस इन 2 बैटरीज को हमें पढ़ना है, एंड देन मतलब वही आ जाती है थ्योरी के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या लिखा है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय सेल एंड बैटरी। तो सेल में देखो, अ सेल इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ अ बैटरी. It consists of a 2 suitable dissimilar metallic plates called electrodes immersed in a liquid or paste of a certain chemical material called as electrolyte. The chemical reactions between the electrodes and electrolytes create a potential difference across the 2 electrodes. Thus, a cell is an electrochemical device that transforms chemical energy into electrical energy. It can therefore be used as a power source or we can say energy source. तो सिंपली मैं बताऊं आपको, तो सेल क्या है, एक बैटरी का एक बेसिक पार्ट है, ठीक है। इसमें 2 मेटालिक प्लेट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड्स वी कैन से देम, ओके। और ये एक केमिकल मटेरियल लाइक दैट इज इलेक्ट्रोलाइट में वी कैन से ये एकदम रिंस होते हैं, यानी कि हम अगर सिंपली लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए होते हैं, ठीक है। इन पार्ट्स के बीच केमिकल रिएक्शंस होती है जो 2 प्लेट्स के बीच एक इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और पावर सोर्स की तरह यूज किया जाता है, ओके। सो 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या हो जाते हैं अब सेल्स के यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ठीक है। सेल अब मैं नहीं चाहती कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में, मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया इसका क्या है। तो सेल क्या है, एक बेसिक पार्ट होता है बैटरी का, है ना। 2 मेटालिक प्लेट्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, राइट। और एक केमिकल मटेरियल होता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो रिंस होता है। अब इन पार्ट्स के बीच में क्या हो जाता है, तो केमिकल रिएक्शंस क्रिएट हो जाती हैं। तो जो 2 प्लेट्स हैं ना हमारी, उनके बीच में क्या हो जाता है, या फिर 2 इलेक्ट्रोड्स बोल लो, उनके बीच में इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। इस तरह से क्या हो जाता है, सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बस यही है। इसी वजह से हम उसको एज अ पावर सोर्स या एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें हम प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल देखें। तो चलो हमें पता है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, मैं आपको सिंपली बता दूं। देखो अगर हम प्राइमरी सेल की बात करें तो ये सिर्फ एक ही बार जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब तक पूरी तरह से वो यूज ना हो जाए, राइट। तो ये रिचार्ज नहीं हो सकते, ऐसी वाली सेल्स आपको याद रखनी है। हमने ये पढ़ा है प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल हमारे लोअर क्लासेस में, तो बस वही आपको याद कराने की मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या है प्राइमरी सेल, तो जिसमें हम सिर्फ एक ही बार एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड जब वो पूरी खत्म हो जाती है तो उसको वापस रिचार्ज नहीं कर पाते। तो नॉन रिचार्जेबल जो सेल्स होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेल्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स में आप क्या देख सकते हो, अल्कलाइन सेल्स हो जाती हैं, फिर डैनियल सेल, लेक्लांचेस सेल, वोल्टाइक सेल, जिंक क्लोराइड, सिल्फर ऑक्साइड सेल्स, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, तो प्राइमरी सेल्स के। और सेकेंडरी सेल्स वही सिंपल क्या, जो रिचार्जेबल होते हैं या फिर कई बार हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, रिचार्ज कर करके। तो इनमें एसिड सेल्स होते हैं, जैसे कार बैटरीज में यूज होने वाले जैसे लीड एसिड सेल्स, और अल्कलाइन सेल्स जैसे कि निकल आयरन और निकल कैडमियम सेल्स होते हैं। तो ये रिचार्ज किए जा सकते हैं और कई बार यूज भी किए जा सकते हैं। तो बस यही हो जाता है क्या, हमारा सेकेंडरी सेल, वही मैंने जो आपको एग्जांपल दिए वही यहाँ पर मेंशन्ड है ना, सिंपल। बस उसके बाद बैटरी क्या है, देखो अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड टुगेदर इनसाइड अ कंटेनर. As a single cell can develop a very small potential difference, appropriate interconnections of many cells can give a sufficient value of potential difference which can be useful for practical applications. The cells in a battery may be connected in series, parallel or series parallel combinations depending on what voltage and current output is required from a battery. The series combination of cell increases the voltage whereas the parallel combination increases the current delivering capacity. तो simply क्या है, बैटरी एक ग्रुप होता है
जो एक साथ एक कंटेनर में मतलब वी कैन से क्लोज होता है, ठीक है, क्योंकि एक सेल में ज़्यादा पावर नहीं होती, तो कई सेल्स मिलकर एक बड़ा इलेक्ट्रिक पुश क्रिएट करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल में यूज़ कर सकते हैं। ये सेल्स अलग अलग तरीक़ों से जुड़े होते हैं, जैसे वी कैन से सीरीज़ में जुड़े होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब सेल्स सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बूस्ट होता है जो बड़ा इलेक्ट्रिक पुश क्रिएट करता है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है पावर डिलीवर करने की। तो इस तरह से वोल्टेज या करंट जो भी चाहिए होता है बैटरी सेल्स को अलग तरीक़ों से कनेक्ट करती है, ताकि वो हमारे डिवाइसेस को सही तरीके से या फिर जो हमें उसमें से आउटपुट चाहिए वो कि हमें दे सके एज अ पावर, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन फॉर योर बैटरी। तो आई होप आपको सेल, टाइप्स ऑफ सेल और बैटरी जो है वो इजीली समझ में आया होगा। तो चलो अब आ जाते हैं हम अपने इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, दैट इज दिस, ये है लीड एसिड बैटरी, ठीक है। तो आप याद रखो ये है लीड एसिड बैटरी, जिसके अंदर आप देख सकते हो क्या क्या प्रेजेंट है। तो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, सेपरेटर प्रेजेंट है, कंटेनर है, देन आप देख सकते हो पीबी क्या होता है, लेड प्लेट है, देन PbO2 प्लेट है, ठीक है। तो ये सब जो है कंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पर क्या देख सकते हो मैं बताऊँ आपको, तो पॉजिटिव प्लेट कौन सी है, पॉजिटिव प्लेट, तो इट इज लेड पेरोक्साइड, दैट इज PbO2 प्लेट, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कौन से कलर की होती है, मैंने आगे डिस्क्रिप्शन में रखा है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बता देती हूँ। इट इज ऑफ चॉकलेट डार्क ब्राउन कलर, ठीक है, कौन सी, लेड पेरोक्साइड, दैट इज PbO2। एंड आपको याद रखना है ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट या फिर एनोड आप बोल सकते हो, ओके। उसके बाद पॉजिटिव देख लिए, तो नेगेटिव प्लेट क्या होती है, जिसको हम कैथोड बोले, तो इट इज मेड अप ऑफ प्योर लेड यानी कि Pb, और ये कौन से कलर में होती है, तो ग्रे कलर में होती है, जो आप देख सकते हो Pb प्लेट, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रेजेंट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4 एंड विथ 38% ऑफ H2SO4 एंड 62% ऑफ H2O, ठीक है। एनोड और कैथोड ये दोनों भी इसके अंदर क्या होते हैं, इमर्स्ड होते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। उसके बाद आप इलेक्ट्रोड्स होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स का एरिया जो है कैपेसिटी डिसाइड करता है लीड एसिड सेल्स की। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली 2 प्लेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ थिन प्लेट्स आर सैंडविच्ड, जैसे कि आप देख सकते हो कि कितनी सारी प्लेट्स को एक साथ सैंडविच किया गया है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स ये ग्रुप्स के अंदर अरेंज हो जाती हैं। सो पॉजिटिव प्लेट्स आर प्लेस्ड इनसाइड द नेगेटिव प्लेट्स, तो वी कैन कॉल देम एज इलेक्ट्रोड, से वर्किंग हो जाती है, ठीक है। तो बस यही है डायग्राम का डिस्क्रिप्शन। आपको इतने सब जो है मैंने अगर इधर ज़्यादा आपको लग रहे हैं कंपोनेंट्स, तो आप बिल्कुल भी इतने मत लिखो। आप कौन से मेंशन करोगे, देखो मैं आपको बताऊँ, तो सबसे पहले तो आपको Pb प्लेट और PbO2 प्लेट ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट दिखा देना है, ठीक है। बस अभी नीचे आप थोड़े से उसके अंदर एक्स्ट्रा प्लेट्स दिखा सकते हो, अदरवाइज उसको सिंपल रखना है तो उतना सिंपल रख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स के लिए है ना, बहुत सिंपल, एनोड कैथोड मेंशन कर दो, Pb और PbO2 को, बस आपका कंस्ट्रक्शन ओवर होता है। अब यहाँ पर मैंने वही दिखाया आपको, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्या पॉजिटिव प्लेट या एनोड, नेगेटिव प्लेट या कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स। तो बस इनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, ये किस में आएगा, तो कंस्ट्रक्शन में आएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कैसे आता है, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वट एवर, अब कोई भी बैटरी आपको दे सकता है, या फिर यहाँ पर जैसे कि लीड एसिड बैटरी है, तो लीड एसिड बैटरी का क्या वर्किंग पूछ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन पूछ सकते हैं। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, जिसमें आपको डायग्राम दिखाना है, और ये जो चार इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी मैंने आपको नोट्स दिए हैं, इसमें आपको पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड कैथोड इनका डिस्क्रिप्शन देना है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स का डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। अब मैं इसमें वापस से टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने यही जो है आपको एक्सप्लेन किया है अभी डायग्राम बताते हुए, ठीक है। अब यहाँ पर वर्किंग में आ जाते हैं। तो वर्किंग में आप ये सिंपल डायग्राम बना सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो मैंने PbO2 दैट इज एनोड और Pb दैट इज कैथोड, ये दोनों भी मैंने इलेक्ट्रोड्स दिखा दिए हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, देखो मतलब जो H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था, तो वो क्या करेगा, अब जब भी उसके अंदर पोटेंशियल हम दे देंगे, राइट, या फिर हम करंट उसके अंदर दे देंगे, तो क्या होगा, तो ये जो भी पॉजिटिव आयंस है, यानी कि 2H+ आयंस जो कि H2SO4 में से आएंगे, यानी 2H+ ही आएंगे ना H2SO4 में से, वो सब पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तो वो कहाँ पर आ जाएंगे, तो एनोड में आ जाएंगे। और नेगेटिवली चार्ज कहाँ पर आ जाएंगे, दैट इज SO4 2-, ठीक है। ये SO4 2- कहाँ से आ रहा है, H2SO4 में से ऑफकोर्स, तो ये कैथोड के पास जमा हो जाएंगे, है ना। तो बस ऐसा ही कुछ जो है डायग्राम आपको शो करना है, ये डिस्चार्जिंग के वक्त का डायग्राम है। तो यहाँ पर देखो आप कैसे लिखोगे, अज्यूम दैट द सेल इज फुल्ली चार्ज व्हेन इट स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग, यानी कि अभी
पूरा चार्ज है। तो डिस्चार्जिंग के वक्त ये प्रोसेस होगा, व्हेन इट स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द सेल टू एक्सटर्नल लोड, यानी कि सेल से करंट क्या होगा, एक्सटर्नल लोड की तरफ जाएगा क्या, करंट। फिर ड्यू टू दिस करंट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज डिसोसिएटेड इनटू पॉजिटिव H2 एंड नेगेटिव SO4 आयंस, यानी कि सिंपली जबकि डिस्चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्लो करना, तो सेल से एक्सटर्नल लोड की तरफ। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये क्या करेगा, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट कर देगा H2 यानी कि पॉजिटिव H2 आयंस के अंदर और नेगेटिव SO4 आयंस के अंदर। तो वो आप दिखा सकते हो स्मॉल इस इक्वेशन के साथ, दैट इज H2SO4 इज इक्वल गिव्स 2H प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, यहाँ तक बहुत ईजी था। चलो, द एक्सटर्नल लोड करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड बट इंटरनल करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल लोड करंट है, जो बाहर से लोड का कनेक्टेड करंट है, तो वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है, और जो इंटरनल करंट है ना, वो कहाँ से फ्लो करता है, तो कैथोड से एनोड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। देयरफॉर पॉजिटिव H2 आयंस मूव टू एनोड एंड नेगेटिव सल्फ्यूरिक एसिड यानी SO4 आयंस मूव टू कैथोड, है ना सिंपल। H2 आयंस एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं और SO4 आयंस कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बता दिया। अब केमिकल एक्शन, कौन सा केमिकल एक्शन होगा इसमें, तो एट एनोड एंड एट कैथोड, ये दो होते हैं। तो एनोड में क्या होगा, एट एनोड द हाइड्रोजन आयंस। अब एनोड पे मैंने आपको क्या बताया था, क्या है एनोड पे, तो PbO2 यानी कि लेड पेरोक्साइड है। ठीक है, तो एट एनोड द हाइड्रोजन आयंस बिकेम फ्री एटम्स एंड रिएक्ट विद द लेड पेरोक्साइड अलोंग विद H2SO4 एंड अल्टीमेटली लेड सल्फेट PbSO4 रिजल्ट एज, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया एनोड के पास क्या आप जमा हो रहे हैं, तो 2H प्लस आयंस यानी कि पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस जमा हो रहे हैं। तो यहाँ पर PbO2 तो हमारा एनोड ही है, प्लस H2SO4 जो है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट है एंड कुछ उसमें से डिसोसिएट हो गया है, तो लेकिन H2SO4 भी है ही ना, तो उसको भी हमें रिएक्शन में लेना है, प्लस 2H। अब यहाँ पर आप 2H प्लस मत लिखो, ठीक है, रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो PbSO4 प्लस 2H2O ये मिलता है क्या, केमिकल रिएक्शन एट एनोड। अब ये जो है ना आप लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। या फिर मैंने जैसे आपको ध्यान में रखने बोला है, PbO2 है, उसके साथ H2SO4 भी प्रेजेंट हो गई एंड देन 2H जो कि उसके पास आ गए क्या, 2H हाइड्रोजन, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस। तो ये तीनों भी जब मिक्स होंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो PbSO4 मिलेगा और 2H2O मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब कैथोड के पास क्या होगा, तो एट कैथोड ईच SO4 2 माइनस आयंस बिकम फ्री SO4 विच रिएक्ट विथ मेटालिक लेड। अब देखो मैंने यहाँ पर H प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो फ्री एटम बन गए। यहाँ पर भी SO4 2 माइनस नहीं लिखूंगी मैं, सिर्फ SO4 लिखूंगी, बिकॉज दे आर बिकमिंग फ्री एटम्स, ठीक है, विच रिएक्ट विथ मेटालिक लेड यानी कि Pb। अब कैथोड पे Pb ही है और SO4 ही है, तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, तो इनके एडिशन से हमें मिल जाएगा PbSO4। ठीक है, तो आई होप आपको समझा होगा एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रही है। बस अब डिस्चार्जिंग में क्या होगा, डिस्चार्जिंग रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ व्हाइटिश लेड सल्फेट ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो ये हो गया डिस्चार्जिंग का। ठीक है, यहाँ तक आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। अब देखते हैं चार्जिंग। तो चार्जिंग में देखो आप ये डायग्राम दिखा सकते हो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं फॉर चार्जिंग। ठीक है, तो इसमें आप दिखा सकते हो PbO2 और Pb है एंड H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड में क्या होने वाला है, तो PbSO4 प्लस SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो आप, जो कि डिस्चार्जिंग के अंदर जो कि हमारे फॉर्मेशन में थे, हम कह सकते हैं कि जो हमें फॉर्म हुआ था वही हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एट एनोड क्या होगा, PbSO4 प्लस SO4 प्लस 2H2O। तो ये हमें क्या दे देगा वापस से, तो PbO2 और 2H2SO4, यानी कि वापस से जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो वापस से फॉर्म हो रहा है, जो भी कंज्यूम हुआ है वो वापस से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और कैथोड में क्या हो रहा है, तो ये PbSO4 प्लस 2H गिव्स Pb प्लस प्लस H2SO4। तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन, यहाँ भी दोनों भी चार्जिंग के अंदर आप देख सकते हैं H2SO4 वापस से क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। सो एज वाटर इज कंज्यूम्ड एंड H2SO4 is created, the specific gravity of H2SO4 increase and energy is absorbed and the voltage on cell increases and charging is said to be done। है ना सिंपल। तो बस यही था। अब बस आपको आपकी इसमें क्या है, आपको सिर्फ जो केमिकल रिएक्शंस है ना वो लिख के प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आप लर्न करने जाओगे तो एग्जाम में याद नहीं आएगा, तो आप लिख के जो है ना प्रैक्टिस करो एंड बिना देख के फिर एक बार डिस्चार्जिंग के और चार्जिंग के दोनों भी रिएक्शंस जो है ना लिखने की कोशिश करो। ठीक है, तो बस आपका ये वाली एक बैटरी हो जाती है ना, बहुत सिंपल। चलो
दूसरी जो बैटरी है वो है लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। बस वैसे ही आपको इसमें भी दिखाना है, क्या कंस्ट्रक्शन दिखा देना है, वर्किंग दिखा देनी है, तो बहुत सिंपल है ये वाली भी। चलो, the lithium ion battery was introduced in early 1990s. This batteries consist of largely four main components: cathode, anode, electrolyte and separator, है ना। तो बस यही चार चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो जिसके अंदर सेपरेटर प्रेजेंट है इन बिटवीन, एंड देन कैथोड और एनोड दो टर्मिनल में प्रेजेंट है हमारे। यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज लिथियम सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। एनोड में कार्बन है नीचे और कैथोड में लिथियम मेटल ऑक्साइड है। चलो, अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ में आया तो आप ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है, मैंने बनाया है ये, कैसे लग रहा है? चलो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, है कैसा, सेपरेटर है, ठीक है, पहले बीच में। उसके बाद आप देख सकते हो, सिंपल रखोगे अगर आप डायग्राम को, तो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि लिथियम सॉल्ट विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और फिर कैथोड में आपको, कैथोड और एनोड में यहाँ पर सिर्फ ये दो चीज़ें दिखाओ। कैथोड में आप क्या दिखाओगे? लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है, और एनोड में आप दिखाओगे कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। तो कैथोड में अलग अलग कंपोनेंट्स यूज किए जा सकते हैं, लाइक ऐसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पली क्या लिखा है, तो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड लिखा है। लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड भी होता है, लिथियम निकल ऑक्साइड भी होता है, तो आप एक कोई भी लिख दो। तो मैंने यहाँ पर लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड लिखा है, तो एज कैथोड आपको उसको कंसिडर करना है और एज एनोड आपको कार्बन ग्रेफाइट कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिथियम प्लस आयंस जो है वो मूव हो रहे हैं। अब आपको ये समझ जाएगा ये क्यों मूव हो रहे हैं सेपरेटर से। तो चलो, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये दो चीज़ें हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में पहले आप क्या बताओगे कि थ्री प्राइमरी फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ लिथियम आयन बैटरी आर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या लिख सकते हो? जनरली नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ कन्वेंशनल लिथियम आयन सेल इज मेड अप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। तो जनरली किससे बन रहा है? कार्बन ग्रेफाइट से बन रहा है, तो वो आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिख दो। एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में इट इज मेड अप ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिथियम सॉल्ट इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो कोई भी लिथियम सॉल्ट आप ले सकते हो, जैसे अब मैंने यहाँ पर भी बताया है, इट यूजेस कैथोड विच इज मेड अप फ्रॉम लिथियम लिबरेटिंग कंपाउंड सच एज लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड एंड लिथियम निकल ऑक्साइड। तो ये तीन आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। एंड हमने कौन सा मेंशन करा है डायग्राम में? तो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड मेंशन करा है। चलो, वर्किंग देख लेते हैं। A lithium ion battery states its light in a state of full discharge. Thus all its lithium ions are inserted in cathode. यानी कि अगर आप डायग्राम देखो तो यहाँ पे लिथियम आयंस कहाँ पर इंसर्ट किए जा रहे हैं? तो कैथोड में, ठीक है। सो दे आर इंसर्टेड इन कैथोड। और फिर यहाँ पर क्या लिखा है? फॉर चार्जिंग द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर्स एट कैथोड एंड इट लूजेज इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। यानी कि जब हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई मतलब देंगे फॉर चार्जिंग, तो क्या होता है? उससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है, कहाँ पे? कैथोड में, ठीक है। और कैथोड में जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है, एंड ऑक्सीडेशन का मतलब भी क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं, कहाँ पर? कैथोड में, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए कैथोड में इक्वल नंबर ऑफ लिथियम आयंस जो है ना वो डिसॉल्व हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर, समझ रहे हो? तो जो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए ना ऑक्सीडेशन की वजह से, जो कि पावर सप्लाई की वजह से हुआ है, तो उसके वजह से जो लूज इलेक्ट्रॉन्स हुए हमारे पास, या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो भी हमारे पास आए हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो हमें अब क्या करना है? बैलेंस करना पड़ेगा इस चार्ज को। तो इक्वल नंबर ऑफ लिथियम आयंस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, कहाँ पर? तो कैथोड में, रिमेंबर, ठीक है। तो लिथियम आयंस क्यों जमा हो गए? क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज जो लिथियम आयंस है वो कंपेंसेट कर पाएंगे किससे? तो इलेक्ट्रॉन्स से, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो द लिथियम आयन इट ट्रैवल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट एंड रीच द एनोड। यानी जो बीच में आप सेपरेटर देख रहे हो ना, यहाँ से वो मतलब पास होके वो कहाँ पर रीच कर रहा है? तो एनोड के पास रीच कर रहा है। एनोड क्या है? कार्बन ग्रेफाइट। तो वहां पर ये जा रहा है। अब ये सेपरेटर जो यूज हुआ है, ये क्यों यूज हुआ है? इसका भी मतलब कारण है, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज यूज्ड, इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब लिथियम जो है वो जनरेट तो हुआ ना, किसके वजह से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए ऑक्सीडेशन की वजह से।
तो वो जो लिथियम है, लिथियम आयन, वो एनोड के पास जाएगा, लेकिन वो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ ही, लेकिन सेपरेटर क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को वहीं पे रोक देगा, बिकॉज इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन। एंड जो लिथियम है वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, एनोड के पास। तो जब डिस्चार्जिंग होगी, यहाँ तक तो क्या था, चार्जिंग तक का था। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग अपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है, सेम। यानी कि डिस्चार्जिंग में बस अब क्या होगा, लिथियम आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स ये सब एनोड से क्या आ जाएंगे, तो आयंस इलेक्ट्रॉन्स तो इधर प्रेजेंट ही है, तो लिथियम आयंस गेट डिसॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोलाइट एंड दे ट्रैवल थ्रू द कैथोड। बस इनका ये ट्रैवलिंग ही चालू रहता है, इसी वजह से क्या होता है, हमें चार्जिंग मिलती है इसमें से, ठीक है। तो बस यही है पावर, इसमें से हमें एनर्जी सोर्स मिल जाता है ना, सिंपल। तो जस्ट लिथियम जो है, हम पहले क्या कर रहे हैं, चार्जिंग के हमें कैसे, एक स्टोरी टाइप आप याद रखो, जब हम चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग स्टार्ट है, तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई दिया हमने, इस पावर सप्लाई की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ हमारे कैथोड के अंदर। एंड जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे कहाँ पर, एनोड में। एंड अब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या और देगा, तो लिथियम आयंस को प्रोड्यूस करेगा टू कॉम्पेंसेट दैट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो अब ये जो है, ये सेपरेटर के थ्रू कहाँ पर जाएंगे, तो एनोड के पास जाएंगे। तो जब ये एनोड की तरफ पास होते हैं, तो सेपरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने नहीं देता है, एंड लिथियम आयंस जो है वहां पर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है चार्जिंग का प्रोसेस। अब डिस्चार्जिंग में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग यही चीज जो है अपोजिट में, तो आप सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो, देखो यहीं पे मैंने ये सब चीजें लिखी हुई हैं, तो आप समझ सकते हो। देखो मैं वापस से आपके लिए रीड करके दिखाऊं तो आप समझ सकते हो। देखो, ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर्स एट कैथोड एंड इट लूजेस इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज। टू मेंटेन द चार्ज बैलेंस इन कैथोड, इक्वल नंबर ऑफ लिथियम आयंस आर डिसॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। द लिथियम आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। The lithium ion travel through the electrolyte and reach to anode. The lithium ions are intercalated within the carbon anode. The separator used does not allow electron to flow through electrolyte, and at the time of discharging opposite reaction occurs. While discharging, anode releases lithium ions and electron. The lithium ions get dissolved into electrolyte and travel towards the cathode, ठीक है। तो यही बस यही चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। एंड अपोजिट के लिए आप एक्सप्लेन मत करते बैठो, सिर्फ ये लिख दो, व्हाइल डिस्चार्जिंग द एनोड रिलीजेस लिथियम आयन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अपोजिट रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब बाकी ये जो है ये आ जाते हैं हमारे रिएक्शंस, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, यानी डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा एट एनोड, ठीक है, एनोड में। और जब चार्जिंग हो रही है तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, तो कैथोड में हो रहा है, ठीक है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, अब यहाँ पर ये आपको याद रखना है, लिथियम कार्बन 6 यानी LiC6, ठीक है। तो LiC6 ये क्या देगा, सिंपल है, लिथियम प्लस प्लस, अब यहाँ पर पॉजिटिव आयन है तो 1 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा उसके साथ, जितने पॉजिटिव आयन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं। तो लिथियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस C6, है ना, सिंपल ही है। और कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड में हमारे पास क्या था, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड था, तो यहाँ पर वो कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस लिथियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या दे देंगे हमें, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, यानी कि जो हमारा कैथोड है वो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ चार्जिंग क्या होगा, बस यही जो ऊपर थे ना, ऊपर जो हमने डिस्चार्जिंग में देखे, बस वही रिएक्शंस अपोजिट लिख देने हैं, ठीक है ना, सिंपल है ये वाला। तो एट एनोड C6 प्लस लिथियम प्लस, जो भी आप एनोड में देख रहे हो ना और प्रोडक्ट है, वही यहाँ पर रिएक्टेंट है। तो दिस गिव्स LiC6 और कैथोड में वही LiCOO2 दैट इज लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड गिव्स कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस लिथियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यही है हमारा क्या, लिथियम आयन बैटरी, है ना, सिंपल। तो आप बस यही डायग्राम को सपोज करो एंड यहाँ पर वर्किंग हो जाती है इसकी, एंड मैंने आपको वर्किंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करो, ठीक है। एंड देन ये रिएक्शंस है जिसमें आप डिस्चार्जिंग और चार्जिंग दिखा सकते हो। तो बस यही 2 बैटरीज हैं जो कि हमें स्टडी करनी थी। अब आ जाते हैं हम वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये पार्ट बहुत सिंपल है एंड यस हमने पढ़ा हुआ ही है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि बस वही है ना, वर्क का आपको डेफिनेशन आ जाता है, उसके फॉर्मूलाज, डिफरेंट फॉर्मूलाज आपको मेंशन करने होते हैं, बाकी पावर एनर्जी है ना, तो ये तो सब पढ़ा ही हुआ है। तो चलो देखते हैं वर्क में क्या लिखोगे, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल देन द पार्टिकल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस d. In this situation, the work is said to be done and it is defined as the product of force and displacement, है ना, ये तो हमें पता ही है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, बस यही आपको शो करना है एंड आपको यूनिट लिख देना है। तो ये जो डेफिनेशंस है ना वर्क, पावर, एनर्जी के, ये आ जाते हैं एंड कभी कभी इन पे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो बस आपको सिंपली डेफिनेशंस याद रखना है एंड फॉर्मूलाज और विथ यूनिट आपको याद रखना है, ठीक है।
न्यूटन मीटर या फिर जूल्स। पावर क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम ये होता है पावर, जिसको हमारे यूनिट्स क्या है? जूल्स पर सेकेंड और न्यूटन मीटर पर सेकेंड। एंड एनर्जी में आप देख सकते हो, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। देखो डिफरेंट बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है या फिर बहुत बेसिक डेफिनेशंस है जो हमने पहले बहुत बार पढ़े हुए हैं। एंड इट इज मेजर्ड इन जूल्स। टू टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी देखेंगे फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल सिस्टम। तो डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं। देखो एसआई यूनिट्स ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी हम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर देखें तो पहले तो मास। मास क्या है? मैटर पोजेस्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एज मास एंड मेजर्ड इन किलोग्राम्स, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम, है ना, एंड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यूनिट क्या आ जाता है? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, राइट, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन में उसका क्या होता है? यूनिट। वेट, वेट इज इक्वल टू एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। Torque, it is the product of force and perpendicular distance between the line of action of force and the axis of rotation, unit न्यूटन मीटर। फिर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, जिसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। चलो, और फिर पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यूनिट वैट आ जाती है। एनर्जी वही, इट इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क अगेन द जूल्स। तो ये हो जाता है हमारा किसमें? मैकेनिकल सिस्टम में। थर्मल सिस्टम में आप देखो तो जूल्स लॉ, जूल्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड हो रही है उतनी हमें क्या मिल रही है? अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है। दिस इज नथिंग बट जूल्स लॉ। एंड इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला में क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सपेंडेड इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस। तो यहाँ पर आप कैसे लिख सकते हो? आई स्क्वायर आर टी, इससे मेंशन कर सकते हो, वी आई टी, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to produce a given temperature rise in a given mass is dependent on the material used, यानी कि the amount of heat required to produce a given temperature rise in a given mass, यानी कि हमें एक given mass के अंदर कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें कितनी अमाउंट देनी ऑफ हीट रिक्वायर करनी पड़ेगी या फिर देनी पड़ेगी, दैट इज हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द करस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर, यानी Q अपॉन T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला हो जाता है हीट कैपेसिटी का। जूल्स पर केल्विन में ये जो है यूनिट होता है इसका। चलो, T2 माइनस T1 तो ऑफकोर्स चेंज इन टेम्परेचर है एंड Q क्या है? हीट सप्लाइड इन जूल्स। देन स्पेसिफिक हीट क्या होता है? डिफाइंड एज द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी पर यूनिट मास, यानी जो अभी हमने हीट कैपेसिटी देखा ना, यही सेम चीज बट पर यूनिट मास, यही होती है स्पेसिफिक हीट। तो S इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम T2 माइनस T1, तो ये हो जाती है स्पेसिफिक हीट। सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट में द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज सेंसिबल हीट, यानी जितनी भी अमाउंट जो है ऑफ हीट गेन हुई है या फिर लॉस हुई है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज सेंसिबल हीट। एंड यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है MC डेल्टा T, याद है सबको? MC डेल्टा T ये फॉर्मूला हम पढ़ते थे, बस वही है यहाँ पर MS इंटू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा T। ये हो गया किसमें? हमारा थर्मल सिस्टम में। अब हमें देखना है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये दो चीजें आ जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल वर्क, लाइक इट इज द वर्क डन टू ट्रांसफर अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ठीक है। इट इज यही होता है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क और यूनिट उसका जूल हो जाता है। वर्क इज इक्वल टू Q इंटू एंड ऑल्सो VIT, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ठीक है। जो हमारा एनर्जी है वो पावर इंटू टाइम होता है, राइट, और इसका यूनिट क्या होता है? वैट सेकेंड और जूल्स, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। तो बस यही पार्ट आता है वर्क, पावर एंड एनर्जी का, बस बेसिक डेफिनेशंस है एंड बस आपको यूनिट्स और फॉर्मूलाज यही सब याद रखने होते हैं। तो कभी कभी इन पे डेफिनेशंस एंड ये सब आ जाता है, तो आपको इसमें बस इतना ही पढ़ के ले लेना है। एंड अगर आपको न्यूमेरिकल्स इसके चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं देख लूँगी, अगर मैं थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स इसके जो भी PYQs हैं उसमें से आपको सॉल्व करा दूँगी, ठीक है।
तो यस, हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6 दैट इज़ ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने सारी थ्योरी जो है आपको इस वन शॉट के अंदर क्लियर कर दी है एंड आई होप आपको सब समझा होगा। तो ज़्यादा पार्ट नहीं है इसके अंदर, सेल्स बैटरीज का पार्ट है, देन आप समझ सकते हो 2 बैटरीज जो है हमने उसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन देख ली है एंड देन क्या देखा, तो 2 डेरिवेशन जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 और रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के। तो ये दोनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोरोली इन दोनों डेफिनेशंस को पढ़ लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना एंड देन जो वर्क पावर एनर्जी है उसमें सब बेसिक डेफिनेशंस आ जाते हैं अलग अलग। तो मैंने सब आपको एक मतलब पीडीएफ में कंपाइल कर दिए हैं, आप चाहो तो पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो एंड उसमें से आप रिवाइज कर सकते हो एंड आई होप आपको जो है सब समझा होगा एंड आई डिक्लेयर यहाँ पर हमारे सारे BEE के, SME के, इंजीनियरिंग फिजिक्स के सारे जो है वन शॉट्स मैंने आपको एनसेम के लिए जो भी रिक्वायर्ड हैं फ्रॉम 3 to 6 यूनिट्स अब अपलोड हो चुके हैं इस चैनल के ऊपर। तो बस आपको अब क्या करना है, तो बस अपना सपोर्ट दिखाना है एंड यस, आपको जितना हो सके उतना रिवाइज करते रहना है एनसेम तक, ठीक है। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझा होगा एंड यस, अगर इसमें आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए तो आप मैंने जैसे बोला आपको कमेंट कर सकते हो एंड यस, मुझे और भी बताइए, आप कमेंट कर, आप मुझे ये भी कमेंट करके बता दीजिए कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए, क्या इसमें लाइक इंपॉर्टेंट कुछ चाहिए या फिर PYQ चाहिए। तो आप वैसे आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए एंड बस मैं आपको उसके हिसाब से दिखा दूंगी। लास्ट 2 डेज से मैंने कल पोस्ट मतलब कम्युनिटी में डाला भी था कि हाँ, मेरी मतलब हेल्थ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा फीवर था, तो डॉक्टर ने थोड़ा रेस्ट करने बोला था। तो चलो मैंने एक दिन बस डिले करा है आपको, बाकी तो सब अपलोडेड ही है एंड आपका सारा सिलेबस जो है आपके एनसेम का वो हो जाता है कंप्लीट एंड यस, आप बस इस चैनल को सपोर्ट दिखाओ अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आगे तक रीच बढ़ा दो इस चैनल की, बस मुझे आपसे यही चाहिए एंड यस, ख़त्म होता है यहाँ पर हमारा यूनिट। आपको और जो चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए एंड यस, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ अगर इस वीडियो से पढ़ा है या फिर समझा है, तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो चलिए यहाँ पर मैं एंड करती हूँ अपने सिलेबस को एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।